तो बिहार की पॉलिटिक्स में ना हाल ही में एक ऐसी अपॉइंटमेंट हुई है जो ऊपर से देखने पर तो लगता है कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे है और वो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और उलझी हुई है। तो चलिए इस पॉलिटिकल मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, ये सवाल सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का नहीं है। ये असल में बिहार की पावर पॉलिटिक्स का सेंटर पॉइंट समझने की चाबी है। मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है, पर क्या कमांड भी उन्हीं के हाथ में है? यही तो वो पजल है जो पूरा खेल बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट से। पहले तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्दी ना दीवारों में दरारें साफ दिखने लगीं। देखिए, इसे हल्के में मत लीजिए, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। सच में पहली बार बीजेपी का कोई लीडर बिहार में गवर्नमेंट को लीड करने जा रहा था। मतलब ऑन पेपर ये एक जबरदस्त जीत थी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक अजीब सा ट्विस्ट। जिस डिसीजन पर जश्न मनना चाहिए था, पटाखे फूटने चाहिए थे, उसने तो पार्टी के अंदर ही एक साइलेंट स्टॉर्म खड़ा कर दिया। ये था पहला क्लू कि भैया जो दिख रहा है वो सच है नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। खैर, कुछ ऐसे साइंस मिले जिससे एकदम क्लियर हो गया कि ये डिसीजन यूनानिमस नहीं था, बल्कि प्रेशर में लिया गया था। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल नाराजगी नहीं थी, ये दिल टूटने जैसी बात थी। सोच के देखिए, जब नित्यानंद राय जैसे इतने बड़े लीडर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर का जख्म कितना गहरा था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, अकेले अकेले शायद इनका कोई मतलब ना हो, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाली पिक्चर सामने आती है। मीटिंग में अजीब सी खामोशी, एक सीनियर लीडर का गुस्सा और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर के कंग्रेचुलेशंस वाले मैसेज में घंटों की देरी, ये सब बस एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। और फिर ये हुआ नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बीएल संतोष का पटना आना। अब इस बात को समझिए, ये जो पोस्ट है ना, ये पार्टी और आरएसएस के बीच एक ब्रिज की तरह है। ये लोग स्टेट लीडर्स चुनने के लिए नहीं आते, उनका आना ही इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था कि मामला दिल्ली के हाथ से निकल रहा था और अब डायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत थी। तो बीएल संतोष को एक मिशन पर भेजा गया था। वो एक फिक्सर बनकर आए थे, जिनका काम था पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर उठ रहे थे उन्हें शांत करना। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, देखो फैसला ऊपर से हो चुका है, अब इसे मानना ही पड़ेगा, चाहे आप खुश हों या ना हों। तो अगर बीजेपी और आरएसएस इस अपॉइंटमेंट से खुश नहीं थे, तो फिर ये फैसला करवाया किसने? अब हम आते हैं इस मिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो एक्सटर्नल फोर्स जिसने इस पूरे गेम को कंट्रोल किया। और यहां पर सब कुछ साफ हो जाता है। जो चीज बाहर से बीजेपी की वन साइडेड विक्ट्री लग रही थी, वो असल में एक एलआई, एक सहयोगी दल के जिद का नतीजा थी। बीजेपी को सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस पूरे पॉलिटिकल चेस बोर्ड को समझा देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चेहरा भले ही सम्राट चौधरी का हो, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के पीछे असली पावर और दिमाग नीतीश कुमार का था। ये कोई नेगोशिएशन नहीं था, ये तो एक खुली धमकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर सम्राट चौधरी को नहीं चुना तो उनके पास गवर्नमेंट बनाने के दूसरे तरीके भी हैं। ऐसे में बीजेपी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे पॉलिटिकल मूव के पीछे असली रीजन क्या था। आखिर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को ही इस पोस्ट पर क्यों देखना चाहते थे? इस गेम को समझने के लिए ना बिहार की पॉलिटिक्स का एक सीक्रेट कोड समझना होगा। इसे कहते हैं लव कुश समीकरण। ये कुर्मी यानी लव और कुशवाहा यानी कुश कम्युनिटी का वो वोट बैंक है जो डिसाइड करता है कि पावर की चाबी किसके हाथ में होगी। और यहीं पर नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक छिपा है। वो खुद कुर्मी कम्युनिटी से हैं, मतलब वो लव को रिप्रेजेंट करते हैं। और सम्राट चौधरी जो कुशवाहा हैं, उन्हें सीएम बनाकर उन्होंने कुश को भी अपने साथ मजबूती से जोड़ लिया। ये एक परफेक्ट कास्ट इक्वेशन था जिसने उनके पावर के किले को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और इसमें एक जबरदस्त आयरनी है, जिस लीडर को बीजेपी ने खुद तैयार किया, प्रमोट किया, बड़ा बनाया, वही लीडर आज उनके एली की पसंद बनकर उन पर थोपा गया। सोचिए, बीजेपी ने ही उन्हें सीढ़ी दी और आज वो उस ऊंचाई पर हैं जहां से वो बीजेपी की ही मजबूरी बन गए हैं। जरा सोचिए, बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक तरह से अटैक डॉग की तरह ग्रूम किया था। उनका काम था नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले करना। उनका यही एग्रेसिव स्टाइल बीजेपी को पसंद था। लेकिन आयरनी देखिए, इसी एग्रेशन और बढ़ते स्टैचर ने उन्हें नीतीश कुमार के लिए भी एक परफेक्ट चॉइस बना दिया।
एक ऐसा अस्त्र जिसे वो बीजेपी के ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। तो आखिर में हुआ क्या? बीजेपी को वो तो मिल गया जो वो हमेशा से चाहती थी, लेकिन क्या ये सच में एक जीत थी? चलिए देखते हैं कि ये पूरा इक्वेशन कितना नाजुक है। तो फाइनली बीजेपी को अपना पहला सीएम तो मिल गया, लेकिन ये एक खोखली जीत थी। इस जीत की कीमत थी पार्टी के अंदर की फूट और अपनी आज़ादी का सौदा। ये एक ऐसा पावर बैलेंस है जिसमें कुर्सी तो आपकी है, पर आप अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं? 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। 1. नीतीश कुमार आज भी बिहार की पॉलिटिक्स के सबसे बड़े प्लेयर हैं। 2. बीजेपी के अंदर लीडरशिप को लेकर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 3. कास्ट अरिथमेटिक आज भी पॉलिटिक्स पर हावी है। और 4. ये नई गवर्नमेंट एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधी हुई है। और आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, सम्राट चौधरी को आगे करके नीतीश कुमार का अगला मूव क्या होगा? ये एक ऐसा दांव है जिसके रिजल्ट्स बिहार की पॉलिटिक्स की दिशा तय करेंगे। और इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।